Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 9th, subject Science. Chapter 6, Part 2, Complex Permanent Tissue. जटिल स्थायी ऊतक. The different types of tissues we have discussed until now are all made of one type of cells which look like each other. अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं. ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं. अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं. जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं. जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं. यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है. जाइलम वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है. The cells have thick walls and many of them are dead cells. इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं. जाइलम के इन पार्ट्स को हम इन डायग्राम्स में देख सकते हैं. इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है. Phloem is made up of 4 types of elements: sheave tubes, companion cells, phloem fibers, and the phloem parenchyma. Phloem 4 प्रकार के अवयवों चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, phloem parenchyma तथा phloem रेशों से मिलकर बना होता है. phloem पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है. phloem रेशों को छोड़कर phloem कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं. 6.3 Animal tissues means जंतु ऊतक. When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. How do these body parts move? जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं. शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम डायग्राम 6.8 में देख सकते हैं. इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है. During breathing, we inhale oxygen. Where does this oxygen go? सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं. यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है. Why would cells need oxygen? कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है. जैसे यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है. Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं. उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं. Blood is a type of connective tissue and muscle forms muscular tissue. रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है
epithelial tissue means epithelium ऊतक. The covering or protective tissues in the animal body are epithelial tissues. Epithelium covers most organs and cavities within the body. जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं. एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं. ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं. त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं. एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं. They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है. स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है. इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, विभिन्न एपिथेलियमी की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग alveoli where transportation of substances occurs through a selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. जैसे कोशिकाओं में रक्त नली का अस्तर या कूपिका जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं. इनको सरल सल्फी एपिथेलियम कहते हैं. ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं. आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है. शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियमी से बनी होती है. त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. क्योंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं. Where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. जहाँ अवशोषण और स्राव होता है जैसे आंत के भीतरी अस्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं. यह स्तंभाकार एपिथेलियम एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है. श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षाभ होते हैं जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं. ये पक्षाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती हैं. This type of epithelium is thus ciliated columnar epithelium. इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं. Cuboidal epithelium with cube-shaped cells forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands where it provides मैकेनिकल सपोर्ट. घन आकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है
जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती हैं। Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। Blood has a fluid liquid matrix called plasma in which red blood cells, white blood cells and platelets are suspended. रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। Bone is another example of a connective tissue. It forms the framework that supports the body. अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को सहारा देता है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे स्नायु कहते हैं, से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। The solid matrix is composed of proteins and sugars. इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। Areolar connective tissue is found between the skin and muscles, around blood vessels and nerves, and in the bone marrow. एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। Where are fats stored in our body? हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है?
वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। Storage of fats also lets it act as an insulator. वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। मस्क्यूलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। Muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fibers. This tissue is responsible for movement in our body. पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा मसल फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। We can move some muscles by conscious will. Muscles present in our limbs move when we want them to and stop when we so decide. कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, जैसे कि हम इस डायग्राम ए में देख सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements. आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं। हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां, जिन्हें हम डायग्राम बी में देख सकते हैं, अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है। ये एक केंद्रकीय होती हैं। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कॉर्डिक या हृदयक पेशी कहा जाता है, जिन्हें हम डायग्राम सी में देख सकते हैं। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं। नर्वस टिश्यू मीन्स तंत्रिका ऊतक। All cells possesses the ability to respond to stimuli. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको एक्सॉन कहते हैं।
तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं। An individual nerve cell may be up to a meter long. Many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve. एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। Nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. This combination enables animals to move rapidly in response to stimuli. तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी मांसपेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।